और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं। आप देख रहे हैं सत्यजय न्यूज। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर अवश्य करें। साथ ही नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सत्यजय न्यूज चैनल आपका ही चैनल है। आप हमारे चैनल को गूगल, फेसबुक, ट्विटर, को ऐप, कुटुंब ऐप, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, डेली हंट, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए आप हमें ₹1 से लेकर यथाशक्ति अनुसार गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हैं या हमारे अकाउंट में भी भेज सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन पर शो हो रहा है। सेक्सुअल हेरेसमेंट एक ऐसा दंश है जिसे हर कोई न कोई किसी रूप में ये दर्द झेलता है, जिसके बारे में कई लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि समझा जाता है कि ये एक शर्म की बात है और जिसके साथ ये हुआ है उसे ही इसकी दंश झेलनी पड़ेगी। कई महिलाएं तो बदनामी के डर से शिकायत नहीं करती हैं, मगर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो निडर होती है और सेक्सुअल हेरेसमेंट पर खुलकर बात करती हैं। अभी कुछ दिन पहले अभिनेत्री और सांसद खुशबू सुंदर ने 8 साल की उम्र में अपने पिता द्वारा सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में बताया था। अब हाल ही में दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी आपबीती सुनाते हुए अपने पिता पर संगीन आरोप लगाए हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने शनिवार को कबूल किया कि उनके साथ बचपन में यौन उत्पीड़न हुआ है। बता दें, मालीवाल DCW अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार समारोह में भाग ले रही थीं, तब उन्होंने संवाददाताओं से बात की और कहा, जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरे पिता ने मेरा यौन उत्पीड़न किया था। मैं उस समय बहुत छोटी थी। वो जब मुझे पीटा करते थे तो मैं पलंग के नीचे छिप जाया करती थी। मालीवाल ने बताया कि उनके साथ यौन शोषण 4th क्लास तक होता रहा है, जिस घटना को वो आज तक नहीं भूला पाई हैं। उन्होंने बताया, उनके पिता चोटी पकड़कर उन्हें मारते थे और मेरा दीवार पर सिर टकरा देते थे। इस दौरान उनके सिर में चोट भी लग जाती थी और खून भी बहने लगता था। ये पीड़ा असहनीय थी। हालांकि वह मानती है कि जब इंसान ज्यादा अत्याचार सहता है तभी वह दूसरों का दर्द समझ पाता है। यही दर्द उसके अंदर आग पैदा करता है। इस आग से वह पूरा सिस्टम हिला देता है। उनके साथ भी शायद यही हुआ है। मुझे इस पीड़ा को कहने में आज 28 साल लग गए। मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो अपनों से सेक्सुअल हेरेसमेंट का शिकार हुई होंगी, लेकिन शर्म और घर परिवार की इज्जत की वजह से खुलकर कह नहीं पाती है। पहले की जो अध्यक्ष थी, उन्होंने 8 साल में सिर्फ एक केस की सुनवाई की थी। हमने पिछले 6 साल में 1 लाख से ज्यादा केसेस की सुनवाई करी है। एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें 181 विमेन्स हेल्पलाइन के द्वारा हर दिन 2000 से 4000 कॉल्स हमारी 181 हेल्पलाइन पर आती हैं। इसके जरिए हम लाखों लड़कियों को डायरेक्टली मदद करते हैं उन तक पहुंचकर, और कई हजार लड़कियों को, बच्चियों को हमने सेक्स ट्रैफिकर्स के चुंगल से बचाया है। 2018 में एक 8 महीने की बच्ची के साथ बर्बरता से रेप किया गया था दिल्ली में। वो खूनम खून थी। उसके 3 ऑपरेशन हुए तब जाकर उसकी जान बची। और उसके बाद मैं अनशन पे बैठी। मैंने आमरण अनशन करा क्योंकि मेरी ये मांग थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरे अनशन के 10वें दिन पर देश में ये कानून लाया गया, पर मुझे फिर 1.5 साल के अंदर दोबारा अनशन पे बैठना पड़ा, क्योंकि कानून तो आ गया पर लागू नहीं होता। हमें हमारे सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है, रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। एक ऐसा मैसेज देने की जरूरत है क्रिमिनल्स में कि अगर किसी महिला या बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो ये सिस्टम तुम्हें बख्शेगा नहीं। ये संघर्ष हम लोग दिल्ली महिला आयोग में दिन रात कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस के द्वारा हमने कई बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा है, जिसके तहत कभी रेप थ्रेट्स मिलते हैं, कभी मुझे डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर के अंदर कुछ लोग घुस आए और उन्होंने पूरे घर तोड़ फोड़ दिया। मुझे डराने की कोशिश की गई, धमकाने की कोशिश की गई कि अगर चुप नहीं होंगी तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं।
लेकिन मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ लड़ती रहूंगी। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। जी, आज काफी भावुक तो हुई, क्योंकि जो सारे के सारे अवॉर्डीज हैं वो सारे बहुत पावरफुल स्टोरीज हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। मैं बहुत छोटी थी। मेरे फादर के साथ जब तक मैं रही, क्लास 4th तक मैं उनके साथ रही, तब तक ये काफी बार होता था। एक भी किया और कहा कि इस घटना को मैं